सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े। सो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। व्हाट इज पीएम श्री योजना, ये आपका पॉलिटी का टॉपिक हो जाता है। आर्टिकल 371 पॉलिटी का टॉपिक होता है। मोरान गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट, जोग्राफी एनवायरमेंट इकोनॉमिक, इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। SRY जीन, साइंस एंड टेक का टॉपिक है। साइंस एंड टेक का टॉपिक है। क्वेसर जो है ये भी साइंस टेक का टॉपिक है। इंडिया एंड AI एक्शन समिट, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेनली ये साइंस टेक प्लस IR का टॉपिक आ जाता है। फिर ये मैपिंग का टॉपिक है, दैट इज़ बैड न्यूहेम कुक आइलैंड मैपिंग का टॉपिक है। रिसर्जेंस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इकोनॉमी का टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग फ्रीबीज एंड वेलफेयर, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड, दिस इज रिलेटेड विथ पॉलिटी। देन माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, सो दिस टॉपिक इज़ बेसिकली वी कैन इंक्लूड एनवायरनमेंट सेक्शन के अंदर। वंडरिंग सैलामेंडर्स की बात करें, एनवायरनमेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द ये साइंस टेक का टॉपिक है। सो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। अब इसमें आपको लिखना है, अभी जैसे बहुत सारे रेपो रेट रिड्यूस की गई, इसके अलावा जैसे वो जो टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए हैं, तो उस बेसिस में मतलब आर्गूमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे। उस बेसिस में यू हैव टू राइट इट डाउन। 10 मार्क्स का है। अगर आप अपने आंसर का एवेल्युएशन कराना चाहते हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ आकलन प्लस। कोई क्वेरी दिस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और जस्ट ट्राई आंसरिंग इट। कमेंट सेक्शन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 AM सीरीज ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे, मतलब 4 डेज पर वीक आपकी क्लासेस होती है। क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का आपका ऑलरेडी एक्टिव है। अगर आप अभी हिस्सा नहीं है, ज़रूर से हिस्सा बने। 50+ लेक्चर्स ऑलरेडी आपके अपलोडेड है। यूज़ द कोड UPSC लाइव, इससे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। इसके अलावा PT 730 का कोर्स है, 2 साल का करंट अफेयर्स है, सुपर 10 है। तो ये सारे जो टॉपिक्स आपके बनते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज़ कोल माइनिंग होप्स राइड ऑन आर्टिकल 371। देखो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि स्पेशल ऑटोनॉमी देते हैं। जैसे आर्टिकल 370 था, वो जम्मू कश्मीर के लिए था। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल अंडर आर्टिकल 371A भी है। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, जैसे आर्टिकल 371A, तो ये क्या है, ये स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है किसको, नागालैंड को। तो आपको क्या करना है कि ये बेसिकली पता होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक आर्टिकल्स कौन है। तो ये भी जो आर्टिकल 371A है, ये स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ नागालैंड का। अब इसमें कई सारे ऐसे प्रोविधान, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत जो स्टेट लेजिस्लेचर दे कैन मेक लॉ ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जैसे अगर कोई दूसरे स्टेट में देखा जाए, तो अगर वहाँ पे पार्लियामेंट का लॉ एग्जिस्ट करता है, सो वहाँ पे स्टेट लॉ मेनली नहीं इम्प्लीमेंट होता, बट यहाँ पे इनको स्पेशल रियायत भी होती है, जिसमें कई ऐसे मैटर्स होते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट के द्वारा लॉ बनाया जा सकता है। और मेनली किस लिए, कि जिससे कि सांस्कृतिक और जो सामाजिक प्रैक्टिसेस हैं नागास की, उसको प्रोटेक्ट आपका किया जा सकता है। सो जैसे ये साफ साफ कहता है कि कोई भी जो लॉ पास होता है पार्लियामेंट, लाइक नो लॉ पास बाय द पार्लियामेंट विल अप्लाई टू नागालैंड अनलेस द स्टेट असेंबली एग्रीज। मतलब इसमें भी कुछ कंसिडरेशन है, देयर आर सर्टेन मैटर्स जिसमें ये चीज़ आपकी होती है। ये इंक्लूड कब किया गया संविधान के अंदर, दैट इज अंडर आर्टिकल 9, मतलब आर्टिकल 371A, ये आपका इंक्लूड किया गया इन 1916 13th अमेंडमेंट के तहत आपका इसको किया गया है। एक बार इसको चेक करना, 13th अमेंडमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश डैम प्रोजेक्ट वुड सबमर्ज क्रिटिकल टाइगर कॉरिडोर। अब देखो इसमें जैसे ऐसी जो न्यूज़ होती है ना, उसको आप लोग को समझना भी है कि जैसे यू कैन मेंशन दिस एस्पेक्ट कि कोई भी स्कीम होता है, उसको कोई भी जैसे प्रोजेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो किस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। अब इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे जो रणथंभौर के टाइगर थे, तो वो जनरली वो कहाँ मूव करते थे, दे यूज्ड टू मूव टुवर्ड्स मध्य प्रदेश। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइगर है वो उसकी जो ब्रीडिंग हो, जैसे अब जो रिप्रोडक्शन होगा तो दूसरे एरिया के टाइग्रेस या इस टाइप का होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वी कैन प्रोटेक्ट, देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? इट सिंपली मीन्स कि जैसे सेम एंसेस्टर हैं, जैसे एक जंगल है, जंगल में अगर एक ही एंसेस्टर है, उन्हीं से टाइगर्स हैं, टाइग्रेस हैं, तो वो
इन मतलब वो जो होगी वो आप कह सकते हैं कि वो सेम एंसेस्टर हैं, और उनके बीच में अगर कहीं ना कहीं अगर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है तो वो इनब्रीडिंग होगा। इनब्रीडिंग से क्या होता है कि ऐसी कोई जीन है जिसका फंक्शन बहुत नेगेटिव है, तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है वो एम्पलीफाई कर सकता है। जैसे कोई प्लांट है, एग्जांपल लेते हैं, प्लांट है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो प्लांट की हाइट छोटी हो, मतलब पेरेंट्स जो प्लांट आपके होंगे, पेरेंट्स जो इस्तेमाल होंगे, जैसे मेल फीमेल जो यूज़ होंगे, उनसे भी उनकी जो क्वालिटी होगी इन्फीरियर होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा जो है आपका आउटर क्रॉसिंग होना ज़रूरी है। टाइगर के केस में भी क्या होता है कि जैसे अगर रणथंभौर है, रणथंभौर से टाइगर जो है आपके मूव कर रहे हैं मध्य प्रदेश, वहाँ ब्रीडिंग मतलब वहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे इन ब्रीडिंग के चांसेस कम होता है। ऐसे कोई भी अननोन जीन जो कि इन ब्रीडिंग की वजह से एम्पलीफाई हो सकती है, वो चीज़ की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब क्या हो गया है कि बिकॉज कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए तो टाइगर का मूवमेंट भी अफेक्ट हो गया है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से कहा जाता है कि इवन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो टाइगर है वो टाइगर ही अपनी जो क्वालिटी, बेसिक क्वालिटी है उसको खो दे। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो यहाँ पे जैसे टाइगर का जो मूवमेंट है इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसने कहा है कि जो टाइगर का मूवमेंट है वो रिजर्व्स के बीच में अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इरीगेशन प्रोजेक्ट है मोरान गंजल इरीगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, इसकी वजह से काफ़ी सारा जो फॉरेस्ट लैंड है वो भी आपका डाइवर्ट होगा। दो जो डैम आपके कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं मोरांड और घांजल रिवर के अंदर, इसमें क्या है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इससे काफ़ी सारे लोग भी डिस्प्लेस आपके होंगे, बहुत सारे पेड़ कटेंगे, और कई सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनका जो लाइफ है लाइक, क्योंकि वो उनका हैबिटेट है, दैट हैबिटेट विल आल्सो बी अफेक्टेड। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो इंपॉर्टेंट एक कॉरिडोर है सतपुरा और मेलघाट टाइगर रिजर्व का, जिसका इस्तेमाल करते हैं टाइगर मूवमेंट के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये आप कोट कर सकते हो कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसका बायोडाइवर्सिटी पर क्या असर पड़ता है। क्या हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अगर हम ह्यूमन सेंट्रिक डेवलप कर रहे हैं दैट इट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज हेल्पफुल, ये देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विल द बेबी बी बॉय और गर्ल, SRY जीन क्लेम्स टू हैव द आंसर। अब देखो इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, ऐसे टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बहुत बेसिक चीज़ आप सभी को पता होगा कि जैसे जो मेल होता है उसका जो क्रोमोजोम होता है, सेक्सुअल क्रोमोजोम, उसमें XY कंपोनेंट है और फीमेल के अंदर XX है। तो आप ये समझो कि अगर कोई बच्चा मेल हो या फीमेल होता है, जनरल सेंस में आप देखोगे तो फीमेल मतलब कोई बच्चा अगर मेल या फीमेल होता है तो उसमें रोल फीमेल का नहीं होता है ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट आप देख लो। इस पर डिपेंड करता है कि जैसे जो फीमेल है उससे कौन सा क्रोमोजोम कंबाइन होगा। जैसे ये XX कंबाइन होगा तो XX हो जाएगा तो फीमेल हो जाएगा, अगर ये YX से कंबाइन होगा तो XY होगा तो मेल बॉय हो जाएगा। ये है, जैसे आपको देखोगे ना हमारे देशों में या हमारे देश के मतलब विश्व में कई भ्रांतियाँ रहती हैं, जिसमें जो चाह है जो लड़के की वो बहुत हाई होती है, और उस बार उसमें कई सामाजिक ऐसे एक आप कह सकते हो बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट कई जगह करता है कि उसके लिए कि भाई कि बच्चा मेल है या फीमेल है उसके लिए वुमेन को जिम्मेदार कहा जाता है। बट अगर आप बायोलॉजिकल सेंस में देखोगे, साइंटिफिक सेंस में देखोगे, तो फीमेल का रोल बिल्कुल ही नहीं होता है, ये मेल का रोल ज़्यादा प्रेवलेंट आपका होता है, बिकॉज ये जो क्रोमोजोम है उसमें एक तरफ X है दूसरी तरफ आपका Y है। अब क्या है कि इसमें एक और स्पेसिफिक आप पॉइंट देखो कि SRY जीन, सो ऑल एग्स आर अलाइक बट स्पर्म्स आर नॉट, मतलब जो एग्स हैं जो फीमेल के हैं वो एक समान होते हैं, स्पर्म्स एक समान नहीं होते हैं। अब इसमें जितने भी एग्स हैं उनमें एक कॉपी प्रेजेंट होती है ईच ऑफ 4 क्रोमोजोम प्लस 1 कॉपी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम X। देखो यही XY वाला पॉइंट है। अब इसमें हमें सिर्फ इतना समझना है कि Y क्रोमोजोम विच लेड टू मेलनेस कंटेन SRY जीन, SRY जीन। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली SRY जीन आपका न्यूज़ में थी, तो वो मतलब वो किससे रिलेटेड है। तो जैसे XY, तो Y क्रोमोजोम है, उसमें जो मेलनेस है जिसकी वजह से मेलनेस हो रही है, क्योंकि XX तो देखो X तो फीमेल में भी है, Y की वजह से मेलनेस हो रही है, उसमें SRY जीन आपका प्रेजेंट होता है। सो अगर किसी तरीके से ये जीन फंक्शनल ना हो या ये जीन का फंक्शन अफेक्ट होगा, इससे पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, मतलब फिर उसका जो कैरेक्टर है मेल फीमेल वो सब बहुत चीज़ें अफेक्ट आपका हो सकता है। सो ये कहा गया है कि जैसे XY एम्ब्रो की बात करें तो वहाँ पे इट रिसीव्स SRY जीन रेंडर नॉन फंक्शनल बाय द म्यूटेशन डेवलप्स ओवरीज विच प्रोड्यूस
ऑस्ट्रोजन, मतलब जैसे एक्स वाई है, अब उसमें जैसे सपोज करो कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब SRY जो जीन है वो फंक्शनल है या नहीं फंक्शनल है, नहीं फंक्शनल है तो ऐसी कंपोनेंट है जैसे ऑस्ट्रोजन और कैसे ऐसे कई ऐसे हार्मोन्स और सब डेवलप होंगे जिससे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप आपकी होंगी। सो जैसे SRY अगर साइलेंस्ड है, साइलेंस्ड मतलब इट्स नॉट फंक्शनिंग, सो उस कंटेक्स्ट में जो फीमेल हैं वो आपकी होंगी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको देखना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप थोड़ा सा चाहो तो रीड कर लो, मैंने इंक्लूड कर लिया, बट इसमें बहुत टेक्निकल सेंस में नहीं जाना है। ऐसे टॉपिक्स मेनली अगर आपको आइडिया रहा साइंस टेक के अंदर कंपोनेंट में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज जो है वो होना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड प्लस आपका जो एक एप्टीट्यूड है वो एग्जाम के लिए डेवलप होता है। नेक्स्ट देखते हैं साइनस की बात की गई है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये टर्म थोड़ा साइनस शब्द आप याद रखो, जैसे इन दोनों को आप देखो तो साइनस जैसे फ्रंटल साइनस है, यहाँ पे आप देखोगे ये स्फेनोइड साइनस है, ये देखोगे एथेनोइड्स एयर सेल्स हैं, कई ऐसे ही साइनस है। तो ये साइनस बहुत जगह पे आपका जो शरीर होता है वहाँ पे ये आपके प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे साइनस का ये एक पैरानासल, जैसा भी मैंने आपको दिखाया, जिसमें एयर फिल्ड सैक्स अराउंड द फेस, मतलब हवा से भरे हुए सैक्स टाइप जो है, सैक मतलब कुछ वो जैसे होता है ना गुब्बारा टाइप आप मानो, है ना, तो ऐसा छोटा एयर सैक जो है अराउंड फेस में एयर फील्ड सैक प्रेजेंट होता है। ये अलग अलग प्रेजेंट है जो मैंने अभी आपको लोकेशन शेयर किया। सो दीज साइनस आर लिंक टू अ ब्रेन, ब्रेन से जुड़े होते हैं। इसमें एक नर्व होती है जिसे हम ट्राइजमीनल नर्व बोलते हैं, उसके माध्यम से वो ब्रेन से आपके जुड़े होते हैं। सो एग्जैक्ट रोल क्या होता है स्टिल अभी इतना क्लियर नहीं है, बट ये कहा जाता है कि दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड जो कि ऑक्सीजन रिटेंशन के लिए हेल्प करता है। अब ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा कंपोनेंट है बॉडी के अंदर, अब उसमें ऑप्शन दे दे ABCD ऐसे करके, और आपसे पूछा जाए कि यार कि ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी के अंदर जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और या फिर जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन रिटेंशन के लिए, तो वो थोड़ा सा मतलब वो बहुत मतलब अब चाहे कोई MBBS की भी तैयारी करे तो उसको इतना क्लियर नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए जो साइनस का क्या रोल बेसिकली एक लेवल तक होता है। सो साइनस जो है दे कनेक्ट टू द नासल कैविटी थ्रू अ नैरो पैसेज कॉल्ड ऑस्टिया। सो है ना, तो ये ऑस्टिया करके अगर देखोगे कि नेसल मतलब नोज से जुड़ा होता है, एक पैसेज सा होता है, उसे ऑस्टिया शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस मतलब अगर ये ऑस्टिया है या मतलब कई बार आप देखोगे ना साइनस, कई बीमारी हो जाती है कि मुझे साइनस हो रखा है, इट मीन्स दैट साइनस इज नॉट प्रॉपरली फंक्शन। तो उसके लिए कई फैक्टर्स हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, नसल नोज की कैविटी में कोई चीज़ इफेक्ट हो सकता है, डेंटल इन्फेक्शन से हो सकता है, या जो ऑस्टिया हो ब्लॉक हो जाए, तो ऐसा बहुत सारे तरीके होते हैं। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए कई मेडिकेशन एंड ऑल जो आपको पता होना चाहिए, मतलब मेडिकेशन एंड ऑल होता है वो हमें नहीं पता होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना कि साइनस का फंक्शन क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट है दैट कैन फैसिलिटेट टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड एंड विच कैन हेल्प इन ऑक्सीजन रिटेंशन एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज क्वासर्स की बात करें तो मैंने आपसे कई चीज़ डिस्कस की हैं। क्वासर है, जैसे मैंने ब्लैक होल का भी आपसे चर्चा कर रखी है कई बार कि पूरा सुपर मैसिव ब्लैक होल, प्लस ब्लैक होल के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया दैट जो एक्रेडिशन डिस्क है या पूरा स्ट्रक्चर हमने एक बार डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स के प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं इनसे। नेबुला हो गया क्या है, ये तो बेसिक टर्म्स आपको आइडिया होना चाहिए। अब इसमें देखो, इसको समझने के लिए आप देखोगे कई बार ये शब्द यूज़ होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। ये देखो किसी भी गैलेक्सी में एक ऐसा एकदम रीजन होता है, जैसे एक सपोज करो, एक आप इमेजिन करो एक खाली खेत है। अब उस खेत में एक बीच में कुआं है, ठीक है। आप ड्रोन से देख रहे हो तो आप कैसे देखोगे, इमेजिन करो अपनी आंख बंद करके कि एक कुआं सा दिखे। आप ड्रोन से देखोगे, कैमरा से आप देखोगे पूरा एक खाली खेत है और उसमें एक एरिया जो है कॉम्पैक्ट सा कुआं जो है वो एक प्रेजेंट है। कभी आपने गांव के कुएं की देखा हो तो यहाँ पे क्या है कि यही जो एक्टिव न्यूक्लियस है ये एक प्रकार का क्या है, ये कॉम्पैक्ट रीजन है जो कि गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। और इसकी वजह से सिग्निफिकेंट ऑफ एनर्जी जो है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये आपकी एमिट होती है। इट एमिट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो बहुत सारी एनर्जी अलग अलग फॉर्म में जो है रिलीज होती है। तो क्वासर क्या है, ये क्या है, ये भी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। पहली चीज़ तो इस जब आप यूज टर्म कर रहे हो कि ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है, ये एक कॉम्पैक्ट रीजन है जो कि गैलेक्सी में प्रेजेंट है और ये कई डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका रिलीज करता है। और इसकी एनर्जी का सोर्स क्या है, वो सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो कई सोर्स ऑफ एनर्जी जो है एमिट करेगा, रेडियो वेव्स है, विजिबल लाइट है, एक्सरे है। तो देखो हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारा जो हम सैटेलाइट ऊपर छोड़ते हैं तो वो या जो भी टेलीस्कोप है इनके द्वारा जो एमिटेड
एनर्जी है उसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं कि अच्छा ये क्वासर है या पल्सर है या न्यूट्रॉन स्टार है, ये क्या है। तो उसका जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टडी करते हो, उसके नेचर को समझने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। सो ये पॉइंट आपको ध्यान दो। क्वासर पहली बार 1960 में आइडेंटिफाई किया गया था, और ये कई चीज़ें जैसे यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्टडी करने के लिए, को डार्क मैटर को डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको स्टडी करने के लिए ये बहुत आपका हेल्पफुल बन जाता है। सो क्वेसर की बात करें, सुपरमैसिव ब्लैक होल है, ल्यूमिनस गैलेक्टिक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब कई रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, एक्सरे ये सब रिलीज होता है। उसका स्टडी यूनिवर्स के एक्सपेंशन और डार्क मैटर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज अपॉर्चुनिटी एट एआई एक्शन समिट। अब देखो भारत एक बार इस समिट को हेड कर ले, उसके बाद आर्टिकल्स आएंगे, बट इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो देख लेते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो देखो आज के टाइम पे ना ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंटरनेशनल गवर्नेंस। इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग इश्यूज चलते हैं जिसमें देश आपस में थोड़ा सा कनेक्ट कर सकता है, उन इश्यूज़ के लिए एक एजेंडा सेट कर सकते हैं कि चीज़ों को कैसे रन करना है। तो एक तो क्लाइमेट चेंज तो है ही, एक एआई का भी एक रोल हो गया। हमें एआई ऐसा चाहिए जो कि ट्रस्टवर्दी हो, रेस्पॉन्सिव हो, इथिकल हो। एक ये चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंसान को रिप्लेस करके एआई सिस्टम ही चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सो इंडिया ने क्या है कि फ्रांस का इन्विटेशन जो है उसको एक्सेप्ट किया। उनको कहा जैसे अभी आज और कल में ही एक सबमिट होनी है, तो वहाँ पे इंडिया को चेयर करेगा। और यहाँ पे जैसे लाइक ASFT एक बार, इससे पहले आपका ये थर्ड है, इससे पहले यूके साउथ कोरिया के अंदर है। तो इंडिया बेसिकली एजेंडा है ASFT, इनोवेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा, गवर्नेंस इश्यूज़ क्या होंगे, सब डिस्कशन आपका इसमें होगा। और इसमें मेनली जो ग्लोबल साउथ मतलब जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनका क्या चिंता का विषय है उस पर चर्चा आपकी की जाएगी, क्योंकि हर चीज़ आप पैसे से नहीं तौल सकते हो। सो इसमें फिर कई जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हम एआई सिस्टम डेवलप करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी लेवल पे क्या कोऑपरेशन कर सकता है, आगे हमें चीज़ें करनी है तो उसमें हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, किस तरीके से एआई सिस्टम को आगे हम लेकर चलें। तो ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ेंगी। अब इसमें देखो इंडिया क्या है कि पहली चीज़ इंडिया क्या फोकस करेगा। अभी हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, एक बार सबमिट हो जाएगी, इंडिया अपने पॉइंट्स रख देगा, तो उसके बाद और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहला, सभी के लिए एआई मतलब जो एक्सेस हो टू एआई रिसोर्सेज, मतलब जो भी आप एआई बनाने के लिए चीज़ें हैं, जैसे एआई सिस्टम आप बना रहे हो, आपको डेटा भी चाहिए, फिर स्टोरेज भी चाहिए, फिर उसको रन करने के लिए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, तो सबको शेयर उसका होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो शेयर नहीं है एआई रिसोर्सेज का तो एआई सिस्टम डेवलप नहीं होगा। एआई सिस्टम डेवलप नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ ही लोग की जो है उसमें पूरा पकड़ रहेगी, और वो एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है सब कुछ। और दूसरे के पास नहीं है तो वो हमेशा उस चीज़ को बहुत सस्पिशन की नज़र से देखेगा कि सही है कि नहीं सही है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट जो इसमें बताया गया है कि वो है कि जो एआई रिसोर्सेस हैं उसका इक्विटेबल एक्सेस, एक तो ये कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट जो सब्सिडी है हैज़ बीन इस्टेब्लिश, तो यहाँ पे कई बार जैसे ऐसा नहीं कि हार्डवेयर बट ऑल्सो देयर आर सर्टन सॉफ्टवेयर डेटा जो भी सिस्टम रिक्वायर्ड है उसके लिए भी एक फाइनेंशियल एक कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो है वो डेवलप किया जा सकता है। गवर्नमेंट सब्सिडी भी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज करना एआई एप्लीकेशन को, कि अगर हम सपोज करो किसी एरिया में एआई एप्लीकेशन चाहते हैं, हर एरिया में नहीं बट किसी एरिया में चाहते हैं, तो किस एरिया को उसको प्रायोरिटाइज भारत को करना पड़ेगा। फिर एआई जो है रेलिवेंट एआई एप्लीकेशन, डिजीज डिटेक्शन, पर्सनलाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ऐसी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर टूल, जैसे एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा रोल है, एग्रीकल्चर टूल्स डेवलप किए जा सकते हैं। तो लोकलाइज्ड एआई सॉल्यूशन, अभी मान लो अगर एक ज़रूरत की बात करें तो डेवलप्ड देशों की ज़रूरत एआई एप्लीकेशन के लिए अलग होगा, और डेवलपिंग देशों का जो रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी डिफरेंट, तो उस चीज़ को कंसिडर करना है। फिर ये अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द एआई रिस्क आपको देखना है कि ग्लोबल साउथ में क्या रिस्क हो सकते हैं, ये देखना है। फिर एविडेंस इसके लिए कलेक्ट करना कि ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या क्या रिस्क हो सकता है और कैसे हम उन रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, या मिटिगेशन स्ट्रेटजी कैसे डेवलप कर सकता है, ये चीज़ जो आपकी हाईलाइट की गई है। सो डेमोक्रेटाइजिंग एआई एक्सेस, कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटी, एआई यूज़ के फ्रेमवर्क, लोकलाइज्ड एआई सोल्यूशन, एआई रिस्क को देखना, एविडेंस कलेक्शन होना, एआई हार्म रिपोजिटरी। नेक्स्ट देखते हैं बैड न्यूहम करके बात देखा जाए तो बैड न्यूहम एक नेह्यूम करके है, ये एक जर्मनी में टाउन है, ठीक है, देख लेना। मिनरल्स हैं तो मतलब मिनरल स्प्रिंग, और ऐसा लगता है कि इससे पानी है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो लोग जैसे वहाँ जाते हैं, लेटे रहते हैं, और उस टाइप का जो भी उनका मतलब एक मेडिसिनल बेनिफिट कहा जाता है। न्यूजीलैंड वॉइस कंसर्न एज अ कुक आइलैंड सीक पार्टनरशिप विद चाइना, तो ये मैं थोड़ा मैप दिखा देता हूँ, माइपिंग आर IR का है इस, हाँ तो यह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुक आइलैंड है, ये कुक आइलैंड है, तो ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये आपका इधर जाओगे तो चाइना है, नीचे साइड थोड़ा ये जापान है,
ये पैसिफिक ओशन रीजन है, इधर और थोड़ा जाओगे तो साउथ चाइना सी आ जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंस जो है ये है। तो कुक आइलैंड के साथ एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या कहा गया, न्यूजीलैंड कंसर्न रेस किया, कुक आइलैंड सीक पार्टनरशिप विद चाइना, चाइना के साथ पार्टनरशिप की बात की है। न्यूजीलैंड ने इस चीज़ का कंसर्न रेस किया, क्यों कंसर्न रेस किया, यहाँ प्रेजेंट होगा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ठीक नहीं है, नीचे न्यूजीलैंड है उसके लिए भी ठीक नहीं है। और चाइना देखो अपने आप को पैसिफिक ओशन रीजन में बहुत मजबूत करना चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनाइटेड स्टेट्स भी कर रहा है, ताइवान और इन सब में अपने प्रेजेंस को दिखा रहा है, साउथ चाइना सी में कुछ जगह पर अपने प्रेजेंस को दिखा रहा है। लेकिन चाइना इस पूरे रीजन को क्या जो है समुद्री रीजन को अपना फोकस करना चाह रहा है। तो क्योंकि उसका पूरा जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है मेनली वो ईस्टर्न रीजन के अंदर है, प्लस इस पूरे रीजन में समुद्री एरिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ा के वो मैरीटाइम ट्रेड को भी काफ़ी अधिक, समुद्री रास्ते के माध्यम से जो ट्रेड होता है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे कुक आइलैंड की बात करेंगे तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ पैसिफिक ओशन रीजन के अंदर लोकेटेड है। ये प्रीलिम्स का थोड़ा फैक्ट आपको देखना, बाकी मैंने मैप को आपको दिखा दिया। कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये पता नहीं याद रहेगा। इसका कैपिटल आवारुआ करके है, ये इसका कैपिटल आपका है। बाकी आपको इंटरेस्ट हो तो आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड टू राइज, क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट राइज करेगा, ठीक है। तो इसमें दो फैक्टर्स आपको देखना है। देखो पहली चीज़ क्या है, इकोनॉमी का बात कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ संडे वाले टॉपिक्स भी आज ही कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक दिन का रहता है बट संडे वाले टॉपिक भी आज ही कवर होते हैं, सो नॉट टू वरी, एवरीथिंग इज कवर्ड, कोई टॉपिक मिस नहीं होता है। तो इस मन को मिथ में मत रखना कि कोई टॉपिक मिस हो जाता है, एवरी टॉपिक इज कवर्ड। और आपको ऐसा कभी भी लगे तो आप लिस्ट बना लो टॉपिक्स की, वो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। यू कैन कंपेयर, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। चलो इकोनॉमी की बात, ये इकोनॉमी का टॉपिक है। देखो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, तो इसमें देखो कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है, अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, सपोज करो अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो उसको कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो क्या है कि जैसे सपोज़ की कोई डिमांड है हमारे सोसाइटी, हम अगर डिमांड की बात किया जाए तो है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट द डिमांड इटसेल्फ, तो क्या है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड होगी तभी उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। डिमांड के लिए क्या ज़रूरत है, आपके जेब में पैसा होना चाहिए, मतलब परचेजिंग पावर आपकी क्या है, परचेजिंग पावर भी एक मैटर करती है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, परचेजिंग एस्पेक्ट भी एक चीज़ मैटर करती है। तो किसी चीज़ का जो डिमांड है, डिमांड कैसे होगा कि मेरे पास पैसे हैं, पैसे मेरे पास कितने हैं वो डिपेंड करती है कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो 100 रुपये अगर मेरे पास है, जो इधर उधर दे के जो भी पैसा बचता है, सपोज करो मेरे पास 60 रुपये बचता है, तो वो मेरा डिस्पोजेबल इनकम। अब इससे मैं खर्चा करूँगा। अगर आप सारा पैसा टैक्स से या किसी तरीके से ले लेते हो तो वहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस होगी, इससे मेरी परचेजिंग पावर कम होगी और इससे डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। और क्या है कि जीडीपी क्या है, जीडीपी का मतलब होता है कि सपोज आपकी जो इकोनॉमी है उस पर जो भी गुड्स हैं प्लस सर्विसेज हैं, तो गुड्स और सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, ठीक है, जो मॉनेटरी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस जो आपकी हो रही है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू आपकी है, जितनी मनी वैल्यू है आपके देश के अंदर, क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी मनी वैल्यू कितनी है, मॉनेटरी वैल्यू कितनी, वो आपकी जीडीपी होती है। सपोज करो कि अगर आपका प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा गुड्स एंड, तो आपका जीडीपी रिड्यूस होगा। तो जीडीपी के लिए जरूरी है कि आपके डिमांड जो है वो मेंटेन रहे। अब डिमांड मेंटेन रहे, प्रोडक्शन बना रहे, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो मेरा टैक्स रिड्यूस हो गया, पहले मुझे बहुत टैक्स, मेरा 70-80 हज़ार रुपये टैक्स जा रहा था, अब जो है मुझे वो टैक्स नहीं जा रहा, तो वो पैसे को क्या करेगा, चलो खर्च कर लेते हैं, अलग अलग जगह खर्च होगा तो इससे डिमांड क्रिएट होगी। दूसरा मान लो कि रेपो रेट मैंने रिड्यूस कर दी, मतलब मैंने क्या की, सपोज रेपो रेट जो है वो रिड्यूस कर दी गई। रेपो रेट रिड्यूस करने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने रेपो रेट रिड्यूस कर दी, इसका मतलब आपको सस्ते में लोन जो है वो मिल जाएगा। लोन सस्ते में मिल जाएगा तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उन पर लग जाए, उस पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर वो खर्चा करेगा। प्लस आपको आसानी में से लोन मिल रहा तो गाड़ी खरीदना, घर बनाना, ये सब चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इकोनॉमिक बूस्ट अचीव किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, एक तो टैक्स ब्रेक है, एक तो टैक्स वाला पॉइंट आपने बजट में देखा 12 लाख तक टैक्स नहीं है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी रिड्यूस देखने को मिला है। सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव शिफ्ट है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट उसको कैसे बढ़ाया जा सके और जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सके। सो गवर्नमेंट ने जैसे इनकम टैक्स ब्रेक
जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े, है ना, कि अगर आप पहले जितना टैक्स देते तो उससे कम टैक्स दोगे तो आपकी जो इनकम मतलब उससे जो स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो उससे भी चीज़ें आसानी से लोन मिलेगा, तो उससे भी लिक्विडिटी बढ़ेगी, इकोनॉमी के अंदर पैसा सर्कुलेशन बढ़ेगा, खर्चा लोग करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी। इन्वेस्टमेंट जैसे कई एरिया में, जैसे जो फास्ट मूविंग जो जैसे हम FMCG बोलते हैं, जो तुरंत जो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर गुड्स हैं, उनका भी आप देखोगे उनमें काफ़ी तेज़ी आई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भारत की बात करें तो वहाँ पे कुछ उसमें डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी देखने को मिली थी, एंड ओवरऑल आपका जो इंक्रीज है इन्वेस्टमेंट का वो था, जैसे मान लो एक तो सरकारी तंत्र इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो बहुत अधिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा था। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में तो इंक्रीज हो रहा था, बट वो सरकारी इन्वेस्टमेंट था, तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत होने की वजह से क्राउडिंग आउट हो रहा था, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाले वेट कर रहे थे, इन्वेस्ट चलो इधर ही हो रहा है तो हम क्यों करें। अब पब्लिक और प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ, जो कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उतना तेज़ी से नहीं हो रहे थे। वो देख रहे थे यार यहाँ पैसा खर्च करेंगे, कितना बेनिफिट है, करना चाहिए कि नहीं, दे वर ट्राइंग टू बी मोर एफिशिएंट। फिर ये भी आपका कहा गया कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उस पर इतना प्रोग्रेस आपका नहीं हुआ, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है दे टेंड टू बी मोर इफेक्टिव ड्यू टू मार्केट ड्रिवन मोटिवेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे प्राइवेट वाले भी खर्चा करें, अब सपोज करो कि अगर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट करके उसको पता है कि अगर मैं अगर इस चीज़ को इन्वेस्ट करके इस चीज़ को प्रोड्यूस करूँगा तो उसको खरीदने वाला भी होना चाहिए। अब अगर टैक्स स्लैब रिड्यूस हो गई, सपोज टैक्स स्लैब जो है वो आपकी रिड्यूस हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स स्लैब जो है वो आपकी एक तरीके से रिड्यूस हो गई। अब टैक्स स्लैब एक बार जो आपका रिड्यूस होगी तो आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आएगी। अब आपके पास ज़्यादा है तो आप हो सकता है गाड़ी खरीद लो, घर बना रहे हो, और भी चीज़ें हैं वहाँ पैसा खर्च करोगे, तो उससे प्राइवेट सेंटिमेंट पहुँचा रहे कि आप, है ना, प्राइवेट सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगेगा यार कि अगर लोगों के पास पैसा है तो मैं अगर लोगों के पास पैसा है एंड इफ आई इन्वेस्ट, अगर अभी मैंने पैसा लगा दिया, है ना, तो उस केस में मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग क्योंकि उनके पास पैसा है, ठीक है, ये देखना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो टैक्स पॉलिसी चेंज है, कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट, अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग को तैयार है तो इन्वेस्टमेंट लेवल भी अपने आप बढ़ेगा, ठीक है, ये भी है। तो मार्केट सेंटिमेंट इससे पॉजिटिव होता है। ऑल दो चैलेंज ये है कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी, भाई आप कब तक रखोगे, ये ना हो कि एक साल करके देखा नहीं ठीक लगा फिर चेंज कर दिए। रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जरूरी हैं, तो वो जो आर्थिक लेवल पे रिफॉर्म्स आपके होने चाहिए उसको जल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत डिले है, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, बाकी ये आप फैक्ट्स रीड कर लेना, इससे पूरे पॉइंट्स मेंशन्ड है। अलग से टेलीग्राम चैनल है, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग फ्रीबीज एंड वेलफेयर, ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाएंगे, किसका क्या मैनिफेस्टो है क्या है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट जो आर्गूमेंट है उस पर चलेंगे, उस पर 4-5 जो भी पॉइंट्स आएंगे उसको देख लेता है, ठीक है। तो एक तो फ्रीबीज वेलफेयर, देखो फ्रीबीज क्या है। फ्रीबीज कई बार देखोगे ना कि ये हम जीते तो लैपटॉप मिलेंगे, पहले कुकर दे देते थे, कभी कुछ, अभी और चीज़ें कि बिजली का बिल माफ़ कर देंगे या कुछ इस टाइप का। तो ये फ्रीबीज है कि मतलब फ्री में जो देना कि ठीक है मुझे लेकर आ जाओ, हमें मतलब आप पावर में लेकर आ जाओ, हमको ये सब आपको दे देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और एक तरफ वेलफेयर एस्पेक्ट है। अब मैटर क्या करता है वेलफेयर, जैसे वेलफेयर अगर करना चाह रहे हो तो वेलफेयर के लिए क्या है, हम एक वेलफेयर स्टेट अपने आप को दिखाते हैं, तो वेलफेयर के लिए क्या है कि हेल्थ, एजुकेशन, पानी, बिजली, यही सब आपको फ्री देना है, या फिर आप बहुत ही ऐसा अफोर्डेबल बनाना है आपको। ये तो एक वेलफेयर स्टेट का है ना, इसको हम कॉस्टली नहीं बना सकते कि भाई सबके लिए हेल्थ चीज़ें हो, सबके लिए एजुकेशन हो, सबके लिए जो एनर्जी हो, एनर्जी पॉवर्टी ना हो। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी मेंशन है कि ठीक है वेलफेयर एस्पेक्ट पे हमें फोकस करना है। अब जो है अंडरस्टैंडिंग फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर, सो जो आपकी डिबेट है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो फ्रीबीज हैं वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे अब कई चीज़ें कह दी जाती हैं कि यार हम आपको ये फ्री देंगे, तो वो इलेक्टोरल प्रोसेस को भी अफेक्ट करेंगे, लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर है उसको भी अफेक्ट करेंगे। दूसरा, उसका खर्चा आप कैसे करोगे, मतलब आप खर्चा उसका कैसे, अगर आपने कह दिया कि हर सब को मैं 5,000 रुपये दूंगा या 3,000 रुपये महीने दूंगा, अब वो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो मतलब कहीं से आना पड़ेगा ना। तो वो एक बड़ा चिंता का विषय होता है। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने के चांसेस है, आपके खर्चा बढ़ेगा, कमाई कम है तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। सो वेलफेयर इनहेंस जो है ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम, और है ना, फ्रीबीज आर ऑफन परसीव्ड एज इलेक्टोरल ब्राइब्स, ये वो वर्ड ये आप यूज़ कर सकते हो कि डेमोक्रेटिक, जैसे लाइन है ना अपने वो कैब में डायरी में लिख लो, इलेक्टोरल ब्राइब, ये सब अच्छे वर्ड्स जब भी कभी आप इंटरव्यू में यूज़ करते हो या ऐसा, तो इलेक्टोरल ब्राइब्स या डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी। तो वेलफेयर बेसिकली इट इन्हेंसेस ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम,
ठीक है। तो ये क्या है, जो वेलफेयर है ये ह्यूमन कैपेबिलिटी और फ्रीडम को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, बहुत चीज़ों को हम अफोर्डेबल वे में एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो कैपेबिलिटी बढ़ेगी, प्लस जो चीज़ों को चूज़ करने का हमारा जो एक ऑप्शन है वो बढ़ेगा। फ्रीडम विल ऑल्सो इंक्रीज, कैपेबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। दूसरा, जब आप फ्रीबीज की बात करते हो कि ब्राइब है, ब्राइब क्यों? क्योंकि लोग कि मुझे कुकर मिलेगा, मुझे ये मिला, इस बेसिस पर आप वोटिंग कर रहे हो। तो इससे जो हमारी डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी जो सर्टेन वैल्यू सिस्टम जो है सब कुछ होना चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को फ्रीबीज बोलते हैं, तो कुछ उसको वेलफेयर भी बोलते हैं, तो ये भी एक देखा जाता है। फिर क्या है कि फिजिकल इम्पैक्ट क्या होगा? फिजिकल इम्पैक्ट मेनली यही चीज़ कही जाती है कि जो अगर आप फ्रीबीज पे बहुत अधिक रहते हो तो उसमें स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जितनी आप कमा रहे हो खर्चा आपका बढ़ेगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। सो ये एक है। ये तो ग्रोइंग रिलायंस ऑन फ्रीबीज विल इनेविटेबली, इससे जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपका बढ़ेगा। जुडिशरी की बात करें तो देखो, जुडिशरी ने बहुत क्लियरली चीज़ों को हाईलाइट किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि यहाँ पे कि जैसे कि ये देखना कि जैसे ये शब्द आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म, कि है ना। तो कहते हैं ना, ये बहुत ही पॉपुलिस्ट मेजर है। पॉपुलिस्ट मतलब ऐसी चीज़ें जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, दे लाइक इट। ठीक है, ये फ्री मिल रहा है, वो फ्री मिल रहा है, तो एक ने बोला हम तुमको इतना देंगे, दूसरा बोला हम तुमको इतना प्लस 1 और देंगे। तो ये कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म की बात चल रही है ना। तो वेदर द जुडिशरी कैन इंटरफेयर, ऑनरेबल कोर्ट ने एक बार कई चीज़ें कहा कि दैट लाइक इट हैज़ टू बी डिफाइंड अंडर द लॉ के बेसिस पे आप इस चीज़ को करो। जुडिशरी इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, इसमें नहीं कर सकते। सो पास्ट रूलिंग में भी कहा है कि जो इशू ऑफ फ्रीबीज जो है वो लेजिस्लेचर की डिस्क्रिप्शन है। कई चैलेंजेस आपके आए भी है कि यहाँ पे इलेक्टोरल कंडक्ट जब होता है, जैसे जो इलेक्शन का चल रहा है, तो उसमें प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस जो है वो आपका होना चाहिए। और हमारे देश के अंदर जैसे ये कई जो फ्रीबीज होते हैं, दे बेसिकली इम्पैक्ट एंड डिटरमाइन एंड डिसाइड द वोटिंग बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग रीवेटिंग साइकिल इंक्रीज्ड सॉइल CO2 रिलीज। ये प्रीलिम्स के लिए ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें कहा गया कि जैसे सॉइल है, सॉइल में ऑर्गेनिक चीज़ प्रेजेंट, सपोज एक पौधा है, वो मर गया, वो नीचे गिर गया, फिर बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करेंगे। सो डिकम्पोज जब करेंगे तो आप कह सकते हो तो कई सारे वो CO2 कई गैसेस निकालेंगे जिसमें CO2 भी है। सो माइक्रोबियल जो अगर सपोज कोई भी ऑर्गेनिक कार्बन है अगर सॉइल में मौजूद, उसका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा, तो उस केस में जो अमाउंट रिलीज होगा CO2 की, दैट विल बी 5 टाइम मोर CO2 देन ह्यूमन एक्टिविटी। अभी अगर ये लाइन लिख दी जाए तो आपको डाउट क्रिएट हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है। सो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली आप देखोगे तो जो रिलीज हो रही है तो उसमें ह्यूमन फैक्टर भी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी कहा गया कि जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है मान लो सॉइल के अंदर हो रहा है, दैट विल ऑल्सो बी रेस्पॉन्सिबल। सो ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो कई दिस साइकिल सिग्निफिकेंटली एलिवेट CO2 एमिशन फ्रॉम द सॉइल। सो जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग है, सपोज ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, बारिश नहीं हो रही है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे मरेंगे। उसके बाद है ना सॉइल ड्राई करेगी, फिर रीवेटिंग करेगी, मतलब बारिश हुई तो फिर वेटिंग होगी, फिर ड्राइंग होगी। तो ये कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सॉइल में परिवर्तन होता है, और दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 एमिशन। सो दैट कैन इंक्रीज टू लाइक 1.3 से 3.7 टाइम हायर जो है आपका इंक्रीज हो सकता है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज क्रूशियल, जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन दैट इज क्रूशियल इन कार्बन साइकिल, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नसल बैक्टीरिया एज ड्रग डिलीवरी एजेंट, ये कहा गया है। सो कुछ नसल, देखो माइक्रोबायोम क्या होता है, जो आपके शरीर के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे नुकसान वाले नहीं होते, कुछ फ़ायदे वाले भी होते हैं। तो स्टडी जो है इट हाईलाइट्स द नसल माइक्रोबायोम, मतलब जो कि जैसे नसल मतलब जो नेजल कैविटी में प्रेजेंट है, तो इसमें एक प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस प्लांटरम करके। तो ये जो है ये काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस बताया गया है। लाइक जैसे ये जो बैक्टीरिया है, ये जो हमारा नोज़ है उसकी जो ऊपरी सतह है उस पर ये आप कह सकते हो कैन बाइंड, एंड अगर हमने इसको थोड़ा इंजीनियर कर दिया है तो ये कुछ ऐसे इट कैन प्रोड्यूस एंड सिक्रीट द एपेटाइट सप्रेसिंग हार्मोन। सो एपेटाइट मतलब बहुत ज़्यादा जो भूख लगती है उसको कम करने के लिए ऐसा जो हार्मोन है वो रिलीज़ किया जा सकता है। सो फ्यूचर एप्लीकेशन ड्रग डिलीवरी में भी आपका हो सकता है। वाई? बिकॉज इस बैक्टीरिया को आप चेंज कर सकते हो और उसके माध्यम से बहुत चीज़ें शरीर में, स्पेसिफिक अगर कोई बीमारी है तो उसको टारगेट करने के लिए इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये थोड़ा सा आप ध्यान से रखते हो। ड्रग डिलीवरी शब्द का क्या मतलब होता है? जैसे कहीं कोई बीमारी है उसके लिए एक सर्टेन चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर, तो डायरेक्ट आप उस दवा को वहीं पहुंचाओ, रादर देन आप खा रहे हो फिर चीज़ें जा रही तो वहीं पहुंचाना, तो ये ड्रग डिलीवरी होता है। उसके लिए आपको कई चीज़ें का इस्तेमाल करना होता है,
और उसमें जैसे एक नस्ल बैक्टीरिया, नस्ल मतलब जो नोज कैविटी में प्रेजेंट है, उसमें एक एग्जांपल लैक्टोबैसिलस प्लांटेनर रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड पावर टोज। तो एक में कहा गया कि ये वंडरिंग सैलमेंडर है, ये जो आप इमेज देख रहे हो, तो ये ऐसा उछल के कैसे, जैसे कोस्टल इलाकों में जो रेडवुड फॉरेस्ट होता है उसमें ये कैसे इजीली मूव कर जाता है। तो इसमें कहा गया कि इसका जो कुछ ऊपर जो टो होता है उसमें ब्लड फ्लो की वजह से जो मूवमेंट है वो इन्हांस होता है। तो ये अपना ब्लड फ्लो को कंट्रोल करके और फिर है ना, लाइक ये किसी चीज़ को अटैच या डिटैच कर सकती है ट्री में और मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये ब्लड इनफ्लो जो है, ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करके ये चीज़ें की जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ डू बैक्टीरिया रेजिस्ट एंटीबायोटिक। ये आपकी स्टडी है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमने ये टॉपिक बहुत बार कवर भी किया है। सो हाउ डू बैक्टीरिया रेजिस्ट एंटीबायोटिक, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कई दवा होती हैं, कभी बीमार हुए तो एंटीबायोटिक दे दिए तो आप ठीक हो गए, धीरे धीरे वो बैक्टीरिया पर वो एंटीबायोटिक का असर ही नहीं पड़ता है। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई, ये कैसे जो है वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। तो कोई भी बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया अगर है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो बैक्टीरिया उसका जो स्ट्रक्चर है, सपोज ये बैक्टीरिया उसका स्ट्रक्चर है, अब कोई भी दवा उसको टारगेट करेगी ना जिससे उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो या बैक्टीरिया फंक्शन ना कर पाए, वही एक प्रॉपर्टी होती है एंटीबायोटिक की। अब बैक्टीरिया में देखो क्या है कि यूनिक सेल वॉल होती है। सेल वॉल मतलब ऊपरी, जैसे आपके घर की दीवार होती है वैसे ही बैक्टीरिया एक सराउंडेड होता है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। अब इसमें जो जिससे बना होता है ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, जो कि ह्यूमन सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें शुगर की चेन होती है, NAG NAM करके होती है, तो चेन मिल के और फिर पेप्टिडोग्लाइकेन जो एक आप कह सकते हो कि ये प्रेजेंट होता है और सेल वॉल आपकी बनती है। और ठीक है, तो जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये टारगेट किया जाता है। जैसे कोई भी एंटीबायोटिक वाली दवा है तो इसी को टारगेट किया जाता है। टारगेट होने से क्या होता है, वो सेल वॉल ब्रेक होती है और बैक्टीरिया फंक्शन नहीं कर पाता है। बट क्या होता है कि बैक्टीरिया ने क्या अपने अंदर एक कुछ एंजाइम से प्रोटीन बना लिया, जिससे कि जो मॉलिक्यूल, आप सपोज करो कि आपने एंटीबायोटिक खाई, अब एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के एक पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट करेगा जिससे कि सेल वॉल ब्रेक हो जाए या कुछ ऐसा। अब वो क्या करेगा कि एक दो बार तो ठीक है, बट धीरे धीरे वो अपने आप को इवॉल्व करेगा और इवॉल्व करने में वो कुछ एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा जिसके माध्यम से वो टारगेट को मॉडिफाई कर सकता है। सो ये क्या है कि इस वजह से क्या है कि उस पर असर नहीं होगा, मतलब जिस दवा से बैक्टीरिया मर रहा था वो नहीं मरेगा। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो आपका डेवलप धीरे धीरे होता है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल है, ठीक है, यही पॉइंट्स फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो इस डायग्राम से। देखो क्रैश कोर्स अगर इस साल की तैयारी आप कर रहे हैं तो जरूर से जुड़े, यूज़ द कोड UPSC लाइव, ठीक है। इस कोड से अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, इसमें 2 साल का करंट अफेयर्स है, प्लस ये आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, 50+ लेक्चर्स हैं। 2 साल का करंट अफेयर अगर आपको करना है वो भी है आपका अवेलेबल। 10 फुल लेंथ टेस्ट है, एक पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा आप आज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो saurabhpande.upsc.com वेबसाइट पे जाकर ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप में भी क्लासेस कर सकते हैं, फ़ोन पे भी क्लासेस कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे PDF डाउनलोड देख लो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेटलैंड इज फेमस फॉर इट्स कंजर्वेशन एंड बीइंग की हैबिटेट फॉर इंडस रिवर डॉल्फिन। ये वेटलैंड डिस्क्राइब्ड वो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओ। 5 AM जो सीरीज़ है ये आपकी ट्यूसडे से फ्राइडे तक होगी, मतलब 4 डेज़ वीक होती है। तो आप लोग जरूर से ज़रूर उसको करते रहें अपना, ठीक है। और ये क्वेश्चन देख लो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, डिस्कस का आपको करना है। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।